2024 के रण में विपक्षी गठबंधन को सियासी चक्रव्यूह में घेरने के लिए बीजेपी अब 3 सियासी हथियार को धार देने में जुट गई है। वो 3 हथियार हैं परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, जिसके खिलाफ बीजेपी अब क्विट इंडिया मूवमेंट चला रही है। नारा दिया जा रहा है घमंडिया छोड़ो इंडिया, जिस पर आज संसद में भी संग्राम छिड़ गया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर बीजेपी की रणनीति के पीछे का मकसद क्या है। एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है क्विट इंडिया। परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार वाले हथियार से विपक्ष पर टीम मोदी का वार लगातार जारी है। पीएम मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर विपक्षी इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला और परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो का एक बार फिर नारा बुलंद किया। आज भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में शामिल उन दलों को निशाना बनाया जा रहा है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन पर परिवारवाद के विस्तार का आरोप है, जो तुष्टीकरण में विश्वास रखते हैं। अब उन विपक्षी पार्टियों के खिलाफ बीजेपी आंदोलन छेड़ चुकी है और संदेश दिया जा रहा है, अगर देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को बचाना है तो इनसे दूरी जरूरी है। 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासूर से ग्रसित रही। सारे के सारे जनादेश, कोई भी चुनावी विजय पराजय के आंकड़ों के एनालिसिस करने वाले पंडित सारे जय पराजय को देख ले। मोदी जी के 2014 के विजय के पहले सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनवरत संतान भी होता है, और तुष्टीकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये 3 नासूरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी। पहले कांग्रेस, फिर आरजेडी और अब समाजवादी पार्टी, ये वो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारवाद का ठप्पा लगा है। इतना ही नहीं, यूपीए सरकार में कई घोटाले भी हुए, जिसे 2024 में मुद्दा बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि पीएम मोदी खुद उन घोटालों को गिना रहे हैं, जैसे कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़ का, 2G घोटाला 1,74,000 करोड़ का, कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़ से ज्यादा का और मनरेगा घोटाला 10,000 करोड़ का। इन घोटालों की याद दिलाई जा रही है, जिससे विपक्षी गठबंधन की फिर से पोल खोली जा सके। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन में शामिल अखिलेश के पीडीए वाले नारे को भी समझाया जा रहा है और पीडीए को परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के सदस्य ये तय कर लिए हैं कि केवल सुबह सुबह वो कभी सारस का ट्वीट कर देते हैं, तो कभी वह किसी शादी के समारोह का हिस्सा होते हैं, तो कभी उनको केवल सड़क पे घूमते हुए सांड और गाय ही उनको नजर आती, जनता की समस्या नहीं नजर आती है। देखिए, उसे परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी कहिए, पीडीए वो न कहिए, वो न पिछड़ा के साथी हैं, न दलितों के साथी हैं, न अल्पसंख्यकों के साथी हैं। दरअसल दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक बीजेपी ने विपक्ष को घेरने के लिए चक्रव्यूह की रचना की है, जिसमें मुद्दा परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को रखा गया है। और ये वही 3 मुद्दे हैं जो अब विपक्ष के लिए गले की फांस से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है क्विट इंडिया।
और चलिए बात अब जातीय जनगणना की कर लेते हैं। जातिगत जनगणना पर उत्तर प्रदेश में जंग छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के बाद अब बीएसपी ने भी इस मुद्दे को उठाया है, वो भी उस वक्त जबकि 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है। हालांकि बीजेपी ने इस मांग को सियासी स्टंट करार दिया है। दरअसल एसपी और बीएसपी का कहना है कि जातीय जनगणना से सबका विकास होगा, तो बीजेपी का कहना है कि जब सरकार में ये थे तब मौनी बाबा क्यों बने रहे। एसपी और बीएसपी का यह कहना है कि जातीय जनगणना की मांग कोई नई बात नहीं है, तो बीजेपी ने जवाब दिया कि 2024 में इससे चुनावी लाभ नहीं मिलने वाला है। अखिलेश और मायावती का कहना है कि जनगणना से ही लोगों को सम्मान मिलेगा। तो बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि ये लोग धार्मिक आधार पर जनगणना क्यों नहीं मांगते, यानी अब जाति के नाम पर जनगणना को लेकर संग्राम छिड़ चुका है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए पूरी तस्वीर साफ हुई। दो 2024 के चुनावी दरवाजे पर जाति की संख्या पता लगाने की दस्तक फिर जोर पकड़ चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बाद बीएसपी ने भी जातीय जनगणना की मांग तेज कर दी है। और ये मांग सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए की गई है और तर्क दिया गया है कि यह समाज की जरूरत है। मायावती ने ट्वीट में लिखा, देश के कई राज्य में जातीय जनगणना के बाद यूपी में भी जातीय जनगणना की मांग हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार इसके लिए तैयार नहीं लगती और ये अति चिंतनीय है। जबकि बीएसपी की मांग केवल यूपी में नहीं बल्कि केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना करानी चाहिए। दरअसल सिर्फ मायावती ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव भी बिहार वाले पैटर्न पर इस मुद्दे को उठा चुके हैं और विधानसभा में भी जातीय जनगणना पर अपनी बात रख चुके हैं। लेकिन अचानक से जातीय जनगणना में मायावती की एंट्री पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। मायावती जी को खुद जवाब दे देना चाहिए। आप तो मुख्यमंत्री काफी दफे रही हैं, आपने क्यों नहीं किया? इसका जवाब तो मुख्यमंत्री उनको दे दें, वो दे देंगे और विपक्ष के जो और नेता जो कहते हैं फिर उसके बाद हम लोग उसकी बात करेंगे। और पहले जनगणना की जो बात करते हैं तो कृपा करके ये भी तो बताएं आपकी भी कौन सी पार्टी है। उस पार्टी के अंदर दोनों की जो पार्टियां हैं समाजवादी पार्टी और बीएसपी, उसके अंदर आपने परिवारवाद के अलावा क्या किया है? दरअसल बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश और मायावती जाति के नाम पर राजनीति को हवा देने में लगे हैं। तो फिर इसके पीछे का मकसद भी साफ है, जातीय जनगणना से हिंदू वोट में फूट। क्योंकि यूपी में सवर्ण मतदाता 26% हैं, यूपी में पिछड़ी जातियां 54% हैं, 10 से 12% मुस्लिम पिछड़ी आबादी है। ये आंकड़े 2001 के हैं और अगर समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी की जातिगत राजनीति काम आ जाती है तो पिछड़ी जातियों का पता लगाकर दोनों विपक्षी दल गैर यादव ओबीसी के अलावा पिछड़ों को साधने की कोशिश करेंगे, जिसका लाभ 2024 में पार्टी को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी जातीय जनगणना के मुद्दे पर लगातार हमलावर है। देखो, ये देश में जातिवाद की राजनीति करने वाले लोग लगातार जाति का बंटवारा तो चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर तुष्टीकरण की भी राजनीति करते हैं। मैं चाहता हूं कि पहले इस देश में धार्मिक जनसंख्या का आकलन हो। समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर मांग कर रही है और हमारी मांग है कि जब आपके पास जाति जनगणना नहीं होगी तो न समानुपातिक बजट का हिस्सा उनके पक्ष में आवंटित हो सकता है, न आरक्षण को 100% सूचित कराने की व्यवस्था आप कर सकते हैं। अंधेरे में तीर चलाने से कुछ सकारात्मक परिणाम आने वाला नहीं है, इसलिए जातिवार जनगणना होनी चाहिए। बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की मांग पुरजोर तरीके से उठा रही है। पार्टी का कहना है कि जातिवार जनगणना से जातियों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हो सकेंगे और सभी को उनकी संख्या के मुताबिक हक और सम्मान मिल सकेगा। लेकिन इस कवायद के पीछे एक बड़ी वजह पिछड़े और दलित वोटों को अपने पाले में करना भी है। लेकिन 2024 से पहले विपक्ष को इस मकसद में शायद ही कामयाबी मिल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी की कोशिश उत्तर प्रदेश में नए साथी को साथ लाने की, जिससे कि M22 समीकरण को साधा जा सके। यानी जिस रणनीति में अब तक अखिलेश के हाथ खाली थे, उस रणनीति को और पुख्ता करने के लिए अखिलेश की नजर मुस्लिम नेताओं पर जा टिकी है।
यानी ओवैसी को साथ लाने की अब प्लानिंग हो रही है और इसकी तस्वीर तब दिखी जब समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ओवैसी की तारीफ करते हुए नजर आए। वो भी तब जब 2 दिन पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव को खरी खरी सुनाया था। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी पर। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाएंगे कि अखिलेश यादव बीजेपी की बी टीम जिसे अभी तक बता रहे थे, आप कैसे गठबंधन को लेकर आतुर नजर आ रहे हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि संभावनाएं नजर आने। 24 के रण में अलग थलग पड़े अखिलेश को इंतजार उस साथी की है जो लड़खड़ाती साइकिल को थाम सके, और इसी उम्मीद से अखिलेश की नजर उस नेता पर टिकी है जो 2 दिन पहले ही अखिलेश की आंख खोल चुके हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। पिछले विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को एक तरफा मुस्लिम वोट मिला है, और जिसको एक तरफा वोट मिला है, जिसकी झोली में मुसलमान एक वोट डाल दिया, वो कह रहा है कि असली हिंदुत्व को बचाना है। क्यों बेवकूफ बना रहे आप मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के? और आपको फुर्सत नहीं है, सिर्फ सांड समाचार करते हैं अखिलेश। ये तमाम बिचौलिया जो है, ये जो मिडिल मैन है, जो मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के धोखा देते हैं कि भाजपा को हराना है, और फिर वोट दिला दी अखिलेश को, तब भी भाजपा जीत गई। असीमुद्दीन ओवैसी का यह हमला ठंडा भी नहीं हो पाया था कि शिवपाल यादव ओवैसी की तुलना राजभर से करने लगे, उसी राजभर से जो सपा से दूर बीजेपी के साथ चले गए। और उस खाली जगह को भड़कने के लिए अब कोशिश ओवैसी से गठबंधन की है, जो 2 दिन पहले ही अखिलेश को खरी खरी सुना चुके हैं। ओवैसी साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम जानते हैं, और ओम प्रकाश राजभर से तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और समाजवादी पार्टी का साथ कब दे रहे हैं। दरअसल शिवपाल यादव का इशारा उस दिशा में है जिससे यूपी में फेल हो रहे एमवाई समीकरण को फिर से साधा जा सके, क्योंकि 2014 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली। 2017 विधानसभा चुनाव में सपा 47 सीटों पर सिमट गई। 2019 लोकसभा चुनाव में अखिलेश को सिर्फ 5 सीटें मिली। 2022 विधानसभा चुनाव में भी समीकरण फेल हुआ। रामपुर आजमगढ़ उपचुनाव में सपा की करारी हार हुई और मुस्लिम बहुल सीट स्वार में भी हार का सामना करना पड़ा। राजनीति में ये स्पष्ट है कि जहां लड़ाई आमने सामने की है, अगर आप तीसरे कोने में खड़े हैं, तीसरी ताकत बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप मदद किसकी कर रहे हैं? आप नुकसान किसका कर रहे हैं, मदद किसकी कर रहे हैं? और मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, वो अपने ही मजहब का, अपने ही लोगों का नुकसान कर रहा है। समाजवादी पार्टी जिस एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण के आधार पर सत्ता में आई, वो समीकरण लगातार 9 सालों से ध्वस्त होता नजर आ रहा है और उसी को दुरुस्त करने के लिए अब ओवैसी को साथ लाने की तैयारी है। हालांकि असीमुद्दीन ओवैसी पहले साफ कर चुके हैं कि वो समाजवादी पार्टी से दूर रहेंगे, लेकिन ये राजनीति है, ऊंट कब किस करवट बैठे ये कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उस मुद्दे की जो दिन भर गर्म रहा, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर नया विवाद शुरू हो गया। दरअसल राहुल गांधी आज अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में चर्चा कर रहे थे और इस दौरान वो मणिपुर के साथ ही कई और मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे और सरकार पर निशाना साध रहे थे। लेकिन जब वो अपनी बात पूरी कर सदन से जाने लगे, तभी एक इशारा किया उन्होंने जिस पर संग्राम छिड़ गया। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर असंसदीय आचरण का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी पर महिला सांसदों को फ्लाइंग किस के इशारे का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सदन में मुद्दा उठाते हुए स्पीकर से राहुल गांधी की शिकायत की। यहां तक कि बीजेपी की महिला सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सदन में इससे पहले भी राहुल गांधी के अजब गजब हरकत पर सवाल खड़े होते रहे हैं। आप इन 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं कि कब कब वो इन इशारों की वजह से विवाद में पड़े रहे। एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए।
अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में न सिर्फ घमासान देखने को मिला, बल्कि राहुल गांधी के तीखे प्रहार पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। राहुल गांधी ने मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। इस दौरान राहुल गांधी ने मणिपुर में भारत की हत्या की बात कह दी। राहुल गांधी को जवाब में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। स्मृति ने कहा कि मणिपुर की बात करने वाले कश्मीर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर चुप्पी साधकर क्यों बैठे हैं। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए। आप नहीं चाहते वो आइडेंटिफाई हो एज विक्टिम्स। सरला भट्ट मेडिकल स्टाफ थी। 90 के दशक में उसको उसके इंस्टीट्यूट से अगवा करके गैंग रेप किया गया और सड़क के किनारे रखा गया। आज मैं पूछना चाहती हूं कि एक तरफ इनकी अलायंस के लोग हिंदुस्तान को विभाजित करने की बात करते हैं, ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए गिरजा टिक्कू, सरला भट्ट को कब इंसाफ मिलेगा। जहां सदन में एक तरफ राहुल गांधी मणिपुर की महिलाओं को अपनी मां का दर्जा देते हुए नजर आए और कहा कि हिंसा में मेरी मां की हत्या की गई, वहीं जब स्मृति ईरानी ने पलटवार करना शुरू किया तो राहुल गांधी पर संसद में अभद्र आचरण का भी आरोप जड़ दिया। और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, ये आज सदन में देश को पता चले। संसद में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस वाले फसाद पर एक नए विवाद की शुरुआत हो गई। एक बार फिर राहुल गांधी फंसते दिखे तो संसद में राहुल के आचरण पर भी बहस शुरू हो गई। I did not see that, but there was some words were not very correct what he was using. पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो। इसीलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट दिया है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में मणिपुर की बात हुई तो राहुल गांधी ने कांग्रेस को अपने पलटवार में घेर लिया, लेकिन राहुल गांधी के आचरण पर शुरू हुआ रण अब जल्दी थमता नहीं दिखाई दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात काकोरी रेल एक्शन दिवस की करते हैं, जिसके लिए बीजेपी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की है। काकोरी रेल एक्शन को 98 साल हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को याद किया, उनके परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही शहीद अशफाक उल्लाह खां के पोते आफाक उल्लाह खां को भी इस मौके पर सम्मानित किया। इसके अलावा कारगिल में शहीद हुए जवानों के परिजनों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पंच प्रण की शपथ भी दिलाई। आपको वो भी सुनाते हैं। 75 सप्ताह के इन कार्यक्रमों को अनेक रचनात्मक अभियानों के साथ जोड़ करके पूरे भारतवासियों ने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया। आज जब हम 75वें सप्ताह में प्रवेश करने जा रहे हैं, इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए
जिन पंच प्रण की हमने भी यहां पे जिन पंच प्रण के संकल्प के साथ जुड़ने का भी हम लोगों ने यहां पर संकल्प लिया है, उन पंच प्रण को हम अपने जीवन में अंगीकार करते हुए एक विकसित भारत के निर्माण में अपना पूरी ताकत, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर सकेंगे। या रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर ब्रेक के बाद भी जारी।